The London Top Show is sponsored by खाता बुक। बिजनेस हुआ इजी। खाता बुक ऐप आपका ऐसा खाता है जो हर वक्त आपके साथ रहे, आपकी पॉकेट में ही। अब आप मुझे इस महीने का हिसाब SMS या WhatsApp से ही भेज सकते हैं। अरे ये तो बहुत अच्छा हुआ। खाता बुक के साथ भेजें हर महीने का हिसाब SMS या WhatsApp से। खाता हुआ खाता बुक। नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी लल्लन टॉप शो में आज राजस्थान की बात होगी। आपको ये भी बताएंगे कि राफेल विमानों के लिए ली जा रही हैमर मिसाइलों से हमें क्या फायदा होगा, और भी जरूरी मसलों पर बात होगी, कोविड और बाढ़ समेत। लेकिन सबसे पहले आपको दिखाएंगे दिन का ये वीडियो। और आज का वीडियो कुछ खास है। बीकानेर से भाजपा के सांसद और केंद्र में संसदीय मामलों के राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का ये वीडियो है। सोशल मीडिया पर असंख्य हैंडल्स और अकाउंट से शेयर हुआ है, इसलिए इसके मालिक का पता हम नहीं लगा पाए, लेकिन यदि कोई सामने आता है तो हम उन्हें भी क्रेडिट देंगे। फिलहाल आप वीडियो देखिए। बीकानेर वासियों, ये एक आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत भाभी जी पापड़ नाम से एक पापड़ निर्माता ने एक ऐसा ब्रांड निकाला है जिससे कोरोना वायरस से लड़ने के लिए जो एंटीबॉडी डेवलप होने के लिए जो साधन है, खाने के माध्यम से बॉडी में जाएंगे और कोरोना वायरस की लड़ाई में ये पापड़ मददगार साबित होगा। मुझे लगता है कि आत्मनिर्भर भारत अभियान में जो ये शुरुआत की है सुनील भंसाली जी ने, हम उनकी शुभकामनाएं देते हैं और वो अपने इसमें सफल होंगे, ऐसी आशा करते हैं। धन्यवाद। आपने ठीक से सुना था ना, माननीय मंत्री जी ने क्या कहा। उन्होंने कहा कोरोना वायरस से लड़ने के लिए एंटीबॉडीज डेवलप होने के जो साधन है, खाने के माध्यम से बॉडी में जाएंगे और कोरोना वायरस से लड़ाई में ये पापड़ मददगार साबित होगा। कोरोना संक्रमण से लड़ाई में पूरी दुनिया नाहक जगहों पर अपनी ऊर्जा खपा रही है। ऑक्सफोर्ड वाले बेकार में ट्रायल खेल रहे हैं। एम्स को भी कोवैक्सीन का ट्रायल रोक देना चाहिए। टीके क्या करते हैं? आपके शरीर में एंटीबॉडी ही तो बनाते हैं। वो कब आएंगे, कितनी कीमत के होंगे, किसी को नहीं पता। लेकिन राजस्थान की धरती से एंटीबॉडी बनाने का ये तरीका सामने आ गया है वाया मंत्री जी। इसलिए भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी ICMR को वायरस स्ट्रेन अलग करने की जगह अपने संसाधन और ऊर्जा लगाने चाहिए एक पापड़ मशीन पर। सिर्फ पापड़ मशीन से काम नहीं चलेगा। एंटीबॉडी डेवलप करने के साधन खाने के माध्यम से देने के लिए जरूरत पड़ेगी मूंग दाल के भोगर की, उड़द दाल की, गेहूं के आटे की, पापड़ खार की, काली मिर्च, मूंगफली का तेल और पानी। ये बीकानेरी पापड़ में लगने वाली चीजें हैं। मोगर क्या होता है मेघवाल जी जानते होंगे, वो सरकार को बता देंगे। पापड़ खार मिट्टी का क्षार होता है। इसमें सोडियम कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट व सल्फेट होता है। जब दी लल्लन टॉप की एक टीम चुनाव कवरेज के लिए बीकानेर पहुंची थी तो बताया गया था कि यहाँ के पानी में ऐसे गुण हैं कि भुजिया और पापड़ एकदम अद्भुत स्वाद वाले बनते हैं। हमें पूरा विश्वास है कि देश हित में पापड़ बनाने के लिए बीकानेर पर्याप्त पानी मुहैया कराएगा। ये तो तंज वाली बात हो गई जो मंत्री जी ने ऐसी बात कर दी कि करना पड़ा। व्यक्तिगत रूप से मैं बीकानेर के खान पान का और पापड़ों का खूब मुरीद हूँ, लेकिन ये भरम नहीं पालता कि इनसे एंटीबॉडी बनेंगे जो मुझे कोविड-19 से बचाएंगे। वैसे एक चीज़ बचती है, पापड़ का फ्लेवर, वो तो डिस्कस ही नहीं किया, पर उम्मीद है कि मेघवाल जी ICMR को वो भी बता देंगे। उनके आइडिया को हमारी ढेरों शुभकामनाएं। पापड़ को पसंद करने वाले बुरा न माने। मैंने पहले भी कहा, अब भी कह रहा हूँ, हम इसे खूब पसंद करते हैं, लेकिन हम सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं साइंटिफिक टेम्परामेंट को। यही है जो मानवता को बचाएगा, यही है जो हमारी नस्ल को बचाएगा, और यही है जिसकी सबसे ज़्यादा हमें ज़रूरत है। हमें भी और हमारे जनप्रतिनिधियों को भी। इनकी जिम्मेदारी ज़्यादा है, क्योंकि कोरोना के नाम पर या दूसरी बीमारियों के नाम पर बाजार में इतनी उल जलूल दवाएं आती हैं, इतने दावेबाज आते हैं जिनकी गुणवत्ता का कोई अता पता नहीं होता, कि हमें अतिरिक्त सतर्क रहने की ज़रूरत पड़ती है। हम जब भी डॉक्टरों से बात करते हैं तो वो भी यही चिंता जताते हैं कि देश के लोगों को इस तरह के दावों से बचना चाहिए। वीडियो हो गया, अब चलते हैं सुर्खियों की तरफ। सबसे पहले संक्रमण से जुड़े आंकड़े। पिछले 24 घंटे में भारत में कोरोना संक्रमण के 49,310 मामले सामने आए।
740 लोगों की मौत हुई और 34,602 लोग ठीक हुए। इन्हें जोड़ दिया जाए तो भारत में कुल मामले हो गए हैं 13,87,945, कुल मौतें 30,601 और ठीक हुए लोगों की संख्या 8,17,209। दूसरी सुर्खी, कल के अखबार में ये बिजनेस के पन्ने पर सिमटी मिलेगी, लेकिन आप इसे ध्यान लगाकर सुनिएगा। देश में मौद्रिक नीति तय करने वाली संस्था यानी भारतीय रिजर्व बैंक ने आज अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट का 21वां अंक जारी किया। इसमें बैंक ने आशंका व्यक्त की है कि भारत में लंबे खिंचते जा रहे लॉकडाउन के चलते बैड डेट्स की संख्या बढ़ सकती है। बैड डेट माने बुरा कर्ज, माने ऐसा कर्ज जिसे देने वाले बैंक को नुकसान होने लगे। इसी की परिणति एनपीए या नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में होती है। बैंक का अनुमान है कि मार्च 2021 तक कुल कर्ज का 12.5% बैड डेट्स की श्रेणी में जा सकता है। ये चिंता की बात इसलिए है कि भारत में पहले ही भारी भरकम एनपीए ने बैंकों की कमर तोड़ रखी है। मार्च 2020 में बैड लोन कुल कर्ज का 8.5% था। मतलब एक साल में कोरोना के चलते बैड लोन्स 1.5 गुना बढ़ सकते हैं। फिलहाल कर्ज को लेकर मॉरेटोरियम पीरियड चल रहा है, माने लोगों को किश्त भरने से छूट दी गई है, लेकिन जैसे ही अगस्त में छूट खत्म होगी बैड लोन्स की संख्या अचानक बढ़ सकती है। अगली सुर्खी, अयोध्या में बाबरी मस्जिद को गिराए जाने के पीछे आपराधिक साजिश का मामला चल रहा है। इसमें आज वरिष्ठ भाजपा नेता लालकृष्ण आडवाणी से पूछताछ हुई। सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने आडवाणी से तकरीबन 100 सवाल पूछे। आडवाणी ने ही सोमनाथ से अयोध्या तक रथ यात्रा निकाली थी। अगली सुर्खी भी अयोध्या से जुड़ी है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय में 5 अगस्त को होने जा रहे राम मंदिर के भूमि पूजन के खिलाफ याचिका लगी थी। इसे कोविड-19 गाइडलाइंस का उल्लंघन बताया गया था। आज इस याचिका को न्यायालय ने खारिज कर दिया। आखिरी सुर्खी कानपुर से है। एक किडनैपिंग केस से जुड़ी हुई है। ये वही मामला है जिसमें परिवार ने कहा था कि पुलिस के कहने पर 30 लाख रुपए की फिरौती दी गई, लेकिन संजीत जिसका किडनैप हुआ था वो नहीं मिला। लेकिन आईजी कानपुर रेंज मोहित अग्रवाल का कहना है कि पैसे नहीं दिए गए थे। आज जानकारी मिली कि संजीत को 27 जून की सुबह ही मार दिया गया था। पुलिस ने आरोपियों को पकड़ने का दावा किया है। अपहरणकर्ताओं को पकड़ने के लिए चलाए गए ऑपरेशन के फेल होने पर कई पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई भी हुई है। सुनिए। जब इस व्यक्ति की हत्या कर दी गई उसके पश्चात 29 तारीख को पहली बार इन लोगों ने इनके परिजनों से फिरौती की मांग की। पुलिस ने उस समय एक जाल बिछा करके इन अपहरणकर्ताओं को झांसे में लेकर के गिरफ्तार करने का प्रयास किया, किंतु किसी कारणवश वो ऑपरेशन फेल हो गया और उसमें लापरवाही के लिए तत्कालीन एसएचओ बर्रा रणजीत राय को निलंबित भी किया गया। अभी वर्तमान में जिस जगह पर इन लोगों ने डेड बॉडी को फेंकना बताया है वहाँ पर हमारी फ्लड कंपनी पीएसी की लगी भी है, गोताखोर लगे हुए हैं और ये प्रयास कर रहे हैं कि उस डेड बॉडी को हम लोग बरामद कर लें। अब चलते हैं दिन की बड़ी खबर की तरफ। इंसाफ हमारा नारा है, इंसाफ हमारा नारा है, इंसाफ हमारा नारा है। जिंदाबाद जिंदाबाद। राजस्थान में चल रहे डांस ऑफ डेमोक्रेसी के ये नए मूव हैं। जयपुर में राजभवन में कांग्रेस के विधायक गहलोत खेमे वाले नारेबाजी कर रहे हैं। जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। संघर्ष कौन कर रहा है ये तो नहीं पता, लेकिन जुल्म सिर्फ जनता पर हो रहा है। राजस्थान में कोरोना तेजी से फैल रहा है, नए मामले आ रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री और उनकी सारी कैबिनेट 15 दिन से विधायकों की बाड़ेबंदी के इंतजामात में लगी हुई है और सरकार ने अपने संघर्ष को आज एक होटल से निकालकर राजभवन तक पहुंचा दिया। गहलोत खेमे के विधायकों ने आज राजभवन यानी राज्यपाल निवास के लॉन में धरना दे दिया और नारेबाजी करने लगे। बाद में राज्यपाल के समझाने पर नारेबाजी और हंगामा तो बंद हुआ, लेकिन राजभवन के लॉन में धरना चलता रहा। कांग्रेस नेता कह रहे हैं कि जब तक राज्यपाल हमारी बात नहीं मानेंगे तब तक धरना चलता रहेगा। यानी अब राजस्थान में चल रहे झगड़े में सचिन पायलट पीछे छूट गए और सीधा टकराव राज्यपाल कलराज मिश्र और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत में शुरू हो गया। और राज्यपाल से क्यों भिड़ रहे हैं मुख्यमंत्री? विधानसभा का सत्र बुलाने को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज राज्यपाल से मुलाकात करके सत्र बुलाने की मांग की। राज्यपाल इसके लिए राजी नहीं है, हालांकि मना भी नहीं किया। सूत्रों के मुताबिक राज्यपाल ने सरकार से पूछा है कि कोरोना काल में विधानसभा सत्र क्यों बुलाना चाहते हैं, कौन सा मुद्दा है जिसकी चर्चा के लिए अविलंब विधानसभा सत्र बुलाना चाहते हैं।
राज्यपाल की तरफ से कहा गया कि विधिक राय लेने के बाद भी विधानसभा सत्र बुलाने पर फैसला लिया जाएगा। और इसी बात से गहलोत तमतमा गए, इतने ज्यादा कि उन्होंने मीडिया के सामने आकर वो बात कह दी जो बतौर मुख्यमंत्री उन्हें नहीं कहनी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता आकर राजभवन को घेर लेगी। सुनिए। क्या कारण है कि आपने कल उसको फैसला नहीं सुनाया? आज हमने फिर निवेदन किया है कि आप कृपा करके जल्दी से जल्दी इस फैसले को सुनाएं, जिससे कि पूरे प्रदेश की जनता इंतजार कर रही है कब फैसला आए, कब हमें शांति मिले। लोगों में बहुत आक्रोश भी है कि इतने दिन से प्रदेश की जनता आकर राजभवन को घेर लेगी, ये बयान अप्रत्यक्ष रूप से समर्थकों को उकसाने वाला बयान है। कोरोना काल में किसी प्रदर्शन के लिए उकसाने के लिए कम से कम मुख्यमंत्री को बचना चाहिए। मुख्यमंत्री के बयान को विपक्षी पार्टी बीजेपी ने लपकने में देर नहीं की। सुनिए राजस्थान के बीजेपी अध्यक्ष सतीश पूनिया का बयान। राजभवन को घेर लेंगे, जनता घेर लेगी, तो जनता का 8 करोड़ जनता का जिक्र कर, क्या सारी जनता घेरेगी? क्या ऐसा प्रश्न खड़ा हो गया? क्या सरकारें अल्पमत में नहीं आती हैं या सरकारों को मौका नहीं मिलता है? आज नहीं तो कल उनको धैर्य से इंतजार करना चाहिए। क्या वो कानून से ऊपर हैं? क्या संविधान से ऊपर हैं? गहलोत बनाम पायलट वाली लड़ाई अचानक राजभवन की तरफ क्यों मुड़ गई? इसकी वजह आज सुबह आया राजस्थान हाईकोर्ट का फैसला है। हाईकोर्ट ने आज सचिन पायलट समेत कांग्रेस के 19 बागी विधायकों को राहत दी। किस मामले में राहत दी? हाईकोर्ट ने अभी के लिए बागी विधायकों को अयोग्य ठहराने की स्पीकर की कार्रवाई पर रोक लगा दी। 14 जुलाई को स्पीकर सीपी जोशी ने बागी विधायकों को नोटिस देकर पूछा था कि वो कांग्रेस विधायक दल की बैठक में शामिल नहीं हुए तो क्यों ना उनकी सदस्यता रद्द कर दी जाए। अब हाईकोर्ट ने इस नोटिस को ही रद्द करा दिया, यानी फिलहाल के लिए सचिन पायलट और उनके खेमे के बाकी 18 विधायकों को अयोग्य ठहराने से इम्यूनिटी मिल गई। मैंने कहा फिलहाल के लिए। हाईकोर्ट ने अब केंद्र को इस मामले में पार्टी बनाया है। अब कोर्ट के लिहाज से इस मामले पर अगली सुनवाई अगले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट में होगी और यही कांग्रेस के लिए चिंता का विषय है। कांग्रेस को लग रहा है कि इस पूरे झगड़े में उसकी पकड़ कमजोर हो रही है। विधायकों की बाड़ेबंदी में भी सांस फूलने लगी है। इसलिए अशोक गहलोत को कोर्ट से उम्मीद थी। यहां झटका लगते ही उन्होंने प्लान बी पर काम शुरू कर दिया, विधानसभा सत्र बुलाकर वहां बहुमत दिखाना, और यहां अड़ंगा डाल दिया राज्यपाल ने। अब कांग्रेस कह रही है कि मध्य प्रदेश में तो बहुमत परीक्षण की इतनी जल्दी थी, अब क्यों नहीं करवा रहे? सुनिए कांग्रेस के नेता कपिल सिब्बल को। अचंभे की बात है कि इस कैबिनेट सिस्टम में जब भी सरकार आग्रह करे कि सेशन की शुरुआत होनी चाहिए तो उसमें गवर्नर साहब को कोई देरी नहीं करनी चाहिए। ये संविधान की बात है, संविधान की मर्यादा की बात है। इसमें सुप्रीम कोर्ट के निर्णय भी हैं। लोकतंत्र की परिभाषा में राज्यपाल सरकारों की सलाह नहीं लेंगे, कहीं और से सलाह लेंगे। और इस देश में जो चुनी गई सरकारें हैं उसमें राज्यपाल गिराने में मदद भी करेंगे। राजस्थान का संकट अभी संविधान की स्पष्टता और अस्पष्टता में आकर फंस गया है। क्या व्हिप नहीं मानने पर पार्टी विधायकों की सदस्यता रद्द नहीं होनी चाहिए? क्या राज्यपाल विधानसभा सत्र बुलाने से इनकार कर सकते हैं? क्या आर्टिकल 174 के तहत सरकार की सिफारिश पर राज्यपाल को विधानसभा सत्र नहीं बुलाने चाहिए? ऐसे बहुत सारे सवाल हो सकते हैं जो संवैधानिक नियमों और परंपराओं से जुड़े हैं। इन मामलों पर स्पष्टता या अंतिम फैसला न्यायपालिका का होता है। ऐसे मामले हाल के सालों में कई राज्यों से आए हैं, जिसमें कभी राज्यपाल सुबह सुबह किसी मुख्यमंत्री को शपथ दिला देते हैं तो कहीं फ्लोर टेस्ट के लिए मना कर देते हैं। एक राज्य में राज्यपाल की क्या भूमिका होनी चाहिए? सदस्यों को अयोग्य ठहराने में स्पीकर का क्या रोल होना चाहिए? इन सब मसलों पर जरूरत है सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट फैसलों की। संविधान के निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि हमारा संविधान चाहे कितना ही महान क्यों ना हो, मुझे लगता है कि अगर इसके हिसाब से काम करने वाले लोग बुरे होंगे तो संविधान भी बुरा साबित हो जाएगा। संविधान का कस्टोडियन हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट है। उम्मीद है कि इस मसले पर भी सुप्रीम कोर्ट संविधान की स्पष्टता से दूध का दूध, पानी का पानी करेगा। अब बात करते हैं हैमर मिसाइल की। भारत और चीन के बीच तनाव कम होता नजर नहीं आ रहा। मई के महीने से लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC पर दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने हैं। पिछले दिनों कुछ जगहों पर सेनाओं के पीछे हटने की खबरें थी, लेकिन अभी समस्या पूरी तरह सुलझी नहीं है। इन सब के बीच भारत अपनी सेनाओं को मजबूत कर रहा है। भारत को 29 जुलाई को 5 राफेल विमान मिलेंगे।
इन लड़ाकू विमानों का पहला स्क्वाड्रन यानी कि 18 विमान हरियाणा के अंबाला स्थित एयरफोर्स स्टेशन पर तैनात किए जाएंगे। दूसरा स्क्वाड्रन पश्चिम बंगाल में हासीमारा एयरफोर्स स्टेशन पर तैनात किया जाएगा। हमारे साथी शक्ति ने हैमर मिसाइल पर कुछ जानकारियां जुटाई हैं। सुनिए इस मिसाइल का हमारे पास होना कितना और क्या महत्व रखता है। सबसे पहले तो जानिए कि भारत ने फ्रांस से 36 राफेल लड़ाकू विमानों का सौदा किया। इनमें से 30 लड़ाकू विमान होंगे जबकि 6 विमान ट्रेनिंग के काम आएंगे। वायुसेना ने इन विमानों को रखने के लिए करीब 400 करोड़ रुपए शेल्टर, हैंगर और मरम्मत की सुविधाओं पर खर्च किए हैं। राफेल विमान 2 सीटर या 2 सीटों वाले लड़ाकू विमान हैं। इनकी गिनती आधुनिक लड़ाकू विमानों में होती है। अब भारत ने फ्रांस से हैमर मिसाइल खरीदने का फैसला भी किया है। इंडिया टुडे के मंजीत नेगी की रिपोर्ट के अनुसार वायुसेना के लिए 100 के करीब हैमर मिसाइल खरीदी जाएंगी। ये मिसाइलें राफेल विमानों में इस्तेमाल होंगी। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इन मिसाइलों के आने से ऊंचे इलाकों में भी दुश्मन के ठिकानों को निशाना बनाना आसान हो जाएगा। चीन से तनाव के बीच अगर हालात युद्ध की तरफ जाते हैं तो लद्दाख में ये मिसाइलें काफी कारगर साबित हो सकती हैं। लद्दाख में तनाव के चलते सरकार ने सेना को अपने हिसाब से हथियार खरीदने की शक्ति दी है। हैमर मिसाइल इन्हीं शक्तियों के तहत खरीदी जा रही है। हैमर हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइल है। साल 2007 में पेरिस एयर शो में पहली बार ये मिसाइल दुनिया के सामने आई थी। तब इसका नाम आर्मामेंट एयर सोल मॉड्यूलर यानी AASM था। ये फ्रेंच भाषा का नाम है। इसका हिंदी में मतलब होता है हवा से जमीन पर निशाना साधने वाला हथियार। साल 2011 में इसका नाम बदलकर हैमर कर दिया गया। हैमर का फुल फॉर्म क्या होगा? हाईली एजाइल मॉड्यूलर म्यूनिशन एक्सटेंडेड रेंज। हैमर मिसाइल मीडियम रेंज की हवा से जमीन पर मार कर सकने वाली मिसाइल है। इसे फ्रांस की कंपनी साफरान ग्रुप बनाती है। राफेल विमान का इंजन भी इसी कंपनी ने तैयार किया है। साफरान ग्रुप ये मिसाइल फ्रांस की वायुसेना और नौसेना के लिए बनाती रही है। फ्रांस की सेना इस मिसाइल को राफेल और मिराज 2000 लड़ाकू विमानों में इस्तेमाल करती है। राफेल और मिराज 2000 दोनों एक ही कंपनी बनाती हैं, दासो। क्या खूबियां हैं हैमर मिसाइल में? हैमर मिसाइल की लंबाई 3 मीटर की होती है, वजन 330 किलो के आसपास। ऊंचे इलाकों में इस मिसाइल से 60 किलोमीटर दूर तक निशाना साधा जा सकता है। वहीं निचले इलाकों में 15 किलोमीटर तक यह मिसाइल दुश्मन के ठिकानों को तबाह कर सकती है। फायर एंड फॉरगेट इस मिसाइल की बड़ी खासियत है, यानी एक बार निशाना तय करने और मिसाइल दागने के बाद हमले की सटीकता की चिंता की जरूरत नहीं होती। ये स्थिर और अस्थिर यानी हिलने डुलने वाले दोनों तरह के लक्ष्य साध सकती है। मिसाइल में अगर आधुनिक नेविगेशन सिस्टम लगा हुआ है जो निशाना चूकने की आशंका को खत्म कर देता है। इन मिसाइलों के जरिए 125 किलो से लेकर 500 किलो तक के बम गिराए जा सकते हैं। इस क्षमता को 1000 किलो करने पर भी काम हो रहा है। हैमर मिसाइल के जरिए किसी भी मौसम में और दिन या रात कभी भी निशाना बनाया जा सकता है। एक राफेल विमान में एक बार में 250 किलो वजनी बम की 6 हैमर मिसाइलें लगाई जा सकती हैं। ये सभी एक साथ 6 ठिकानों को ध्वस्त कर सकती हैं। आपको उत्सुकता हो रही होगी कि एक मिसाइल के बारे में इतना बता रहे हैं, क्या ये कभी इस्तेमाल भी हुई है? सबसे पहले ये साल 2008 में फ्रांस की वायुसेना और नौसेना ने इस्तेमाल की, क्योंकि इन्हें तभी मिली। इसका इस्तेमाल अफगानिस्तान में किया गया। साल 2011 में लीबिया और माली में भी फ्रांस ने हैमर मिसाइल का इस्तेमाल किया। किन देशों के पास है ये? फ्रांस के अलावा मोरक्को, इजिप्ट यानी कि मिस्र, कतर, इनके पास हैमर मिसाइल है और इस कड़ी में भारत 5वां देश है। हैमर की कीमत कितनी है? बहुत महंगी मिसाइल मानी जाती है। फ्रेंच अखबार ला ट्रिब्यून की साल 2017 की खबर के अनुसार उस समय हैमर मिसाइल की लागत 1.20 लाख यूरो यानी आज के हिसाब से करीब 1 करोड़ बैठती है। कंपनी इस लागत को कम करने की कोशिश कर रही है। इसके तहत लागत को 80,000 यूरो यानी करीब 69 लाख रुपए करने की योजना है। इतनी महंगी क्यों है ये? ला ट्रिब्यून अखबार के अनुसार हैमर मिसाइल का निर्माण काफी कम होता है। साथ ही इसके कुछ फीचर इसे बाकी मिसाइलों से यूनिक बनाते हैं। इस वजह से लागत ज्यादा होती है। अगर इसकी तुलना अमेरिका की GBU-12 मिसाइल से की जाए तो उसकी लागत करीब 43 लाख रुपए है। ऐसे में हैमर बनाने वाली कंपनी साफरान कई देशों से इसकी खरीद की बात कर रही है। भारत से भी कई वर्षों से इस तरह की बातचीत हो रही है। साल 2016 में तो साफरान ने मेक इन इंडिया के तहत इस मिसाइल को भारत में बनाने का ऐलान भी किया था। हालांकि उस दिशा में ज्यादा कुछ हुआ नहीं। इस बात को लेकर सोशल मीडिया पर खूब शोर है कि राफेल के आने के बाद लद्दाख में तैनाती होगी, चीन डर जाएगा वगैरह वगैरह। वायुसेना भी अपने एक बयान में कह चुकी है कि राफेल को लेकर उसकी तैयारियां पूरी हैं। लेकिन आप ये समझिए कि एक फाइटर जेट के आने से लद्दाख में किसी नाटकीय बदलाव की उम्मीद नहीं रखी जानी चाहिए।
राफेल का इस्तेमाल जरूर होगा, लेकिन उसे लाते ही लद्दाख में तैनात कर देने की संभावना कम है। ये फाइटर जेट 1700 किलोमीटर की रेंज में काम कर सकता है। ऐसे में से चीन पर कार्रवाई करने के लिए लद्दाख जाने की जरूरत भी नहीं है, वो अंबाला से ही पहरा दे सकता है। आज के ललन टॉप शो में इतना ही। चलते चलते आपको सुनाते हैं मनोज कुमार झा की ये कविता। एक समय आता है जब फूल को खिलने की सफाई देनी पड़ती है, वृक्ष को उगने की, वृद्ध को वृद्ध होने की, बीमार को बीमारी की। गरीबी का कारण सरकार से नहीं, गरीब से पूछा जाता है। जब मौत अपना चाकू भीड़ को दे देती है, एक समय आता है, हाँ एक समय आता है जब छटे हुए खलनायक कथा से निकलकर पड़ोस में आ जाते हैं। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुभ रात्रि।